इधर डॉक्टर का चलिए चलिए यार इधर ये सर जो डॉक्टर नहीं हो यार डॉक्टर का एरिया है। सिक्योरिटी होती है करेगा क्या कोई एक ऐसे समय में ऐसी सौगात दी जा रही है जब पूरा विश्व महामारी के दर्द को झेल रहा है। उसी कड़ी में एक कवायद की गई है, एक पहल की गई है। क्या कर लिया सर रोक के सबको तो पीछे रोक दिया आपने मीडिया वालों को यार सबों को पीछे रोक रखा फायदा क्या बुलाने का मीडिया को यार भेज रहे तो भाई साहब मोबाइल की फुटेज नीचे ना बुलाना नीचे मोबाइल से बना के भेज देते थोड़ा सा हो जाता है अब आप सही भाई जान दोगे तभी तो जाएंगे ना एक भाई क्या भाई 1 मिनट एक भाई क्या 2 मिनट साहब 1 सेकंड रुक जाओ जरा कैमरे वालों को तो आगे जाने दो यार तुम्हारे तो छत्तीसगढ़ चंडीगढ़ सभी बने पड़ो वहाँ से वहाँ चले जाएगा और करेगा क्या अरे भाई हमें भी डर लग रहा है कोरोना से तो यार भाई साहब थोड़ा साइड है ना भाई साहब भाई तुम्हारे साथ के तो करने ना दे रहे यार आगे निकल जाओगे आप पीछे रह जाओगे आप उधर अरे भाई थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ यार सर थोड़ी सी आगे आ जाएगी। चलिए चलिए भाई सिर्फ मैंने क्राउड ही क्राउड दिखाया वैन से दिखाओ अगेंस्ट ही चलवाने हैं देखो
कि पिछले कम समय में आज इस कोविड अस्पताल जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं दिलचस्पी लेकर स्वयं रुचि लेकर इस कार्य को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए और पूरा का पूरा जो अमला था वो भरपूर रूप से इस पर खरा उतरा है। मैं सभी को इस चीज के लिए बधाई देता हूं। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय लोकसभा सांसद करनाल क्षेत्र श्री संजय भाटिया जी मंच से आग्रह करूंगा कि वो स्वागत संबोधन के लिए बधाए। माननीय श्री संजय भाटिया जी, सांसद करनाल लोकसभा क्षेत्र। भारत माता की आज इस कोविड हॉस्पिटल जिसका नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम से, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागे, कुर्बानियां दी, उनके नाम पर रखने के लिए मैं अपने हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का, जिन्होंने संगठन के रूप में हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं का निर्माण करते हुए अब प्रशासन के माध्यम से, व्यवस्था के माध्यम से इस हरियाणा का नव निर्माण, जहां पहले भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, पर्ची और खर्ची का धंधा था, आज एक नए रूप में नई दिशा की ओर हरियाणा को बढ़ा रहे हैं। उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस हॉस्पिटल को गुरु जी का नाम दिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, उनके दूत के रूप में, उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे बहुत ही ऊर्जावान नेता धर्मेंद्र प्रधान जी यहां पर मेरी लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। सभी अधिकारीगण यहां पर बैठे, हमारे जनप्रतिनिधि महिपाल जी, प्रमोद जी, हमारी जिलाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना जी, काला जी जो जेजेपी के प्रधान हैं, यहाँ के मंत्री रहे इस क्षेत्र से, जिनका संबंध है, यहाँ से प्रतिनिधित्व 5 बार किया, ऐसे कृष्ण पवार जी हमारे बीच में बैठे हैं। मैं केवल इतनी प्रार्थना करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने कभी भी कोई खर्चे का काम हो, कभी भी कोई हरियाणा की भलाई का काम हो, आज तक कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया। तुरंत उन्होंने पानीपत के अंदर, ये 1 सप्ताह के अंदर, अपने बहुत ही ऊर्जावान अधिकारी AK सिंह जी, यहाँ पर DC साहब, सबने दिन रात लग के बहुत अच्छा 500 बेड का ऑक्सीजन हॉस्पिटल, जो ऑक्सीजन बेड का हॉस्पिटल तैयार किया है, उसके लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। और निर्बाध रूप से जिन्होंने ऑक्सीजन देने का वायदा किया, ऐसे IOCL के कर्मचारी, अधिकारी और विशेष रूप से हमारे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने 2 तरह से हमें ऑक्सीजन दी है। एक तो डायरेक्ट इस अपने प्लांट से ऑक्सीजन दी है और पौधारोपण करके पर्यावरण को भी ऑक्सीजन दी है। मैं हरियाणा वाली बात भी कहना चाहूंगा मंत्री जी, कि सीधी बात, जो आज आपने पौधारोपण करके इस हरा भरा बनाने का प्रदेश को जो शुरुआत की है, मैं चाहता हूं कि मेरी लोकसभा क्षेत्र में आपकी जो ये IOCL यहां पर मेरे ही क्षेत्र में है, यहां आप अपने अधिकारियों को डायरेक्शन देकर जाएं कि ये जो प्लांटेशन है, उनका सर्वाइवल प्लांटेशन, ट्री गार्ड, उस काम में रुकावट नहीं आनी चाहिए, लगातार लगना चाहिए। और मैं विशेष रूप से माननीय अनिल विज जी, जो बहुत ही स्पष्टवादी हैं, अपनी बात स्पष्टता से कहने वाले हैं, ऐसे माननीय हमारे प्रदेश के जो मंत्री हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने भी किसी काम के अंदर देरी 1 मिनट की नहीं लगाते। कभी भी हमारी तरफ से कोई भी पत्र व्यवहार होता है, कोई भी डिमांड जाती है, तुरंत फैसला करने वाले। कभी कल हम बैठक में ही थे VC में, तो एक मेडिसिन का फोन के ऊपर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बात की, तुरंत ट्वीट करके इन्होंने डायरेक्शन दी। मैं आए हुए सभी अधिकारियों का, और मैं आभार व्यक्त एक बात का करना चाहूंगा कि आप हमेशा अच्छे कामों के लिए मेरे लोकसभा क्षेत्र को
विशेष तरजीह देते हैं, क्योंकि इस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व एक विधानसभा का माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। सर, इसमें कोई दो राय नहीं, जैसा माननीय सांसद महोदय ने कहा है कि हमारे अधिकारियों ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब यहां पर विजिट की और डायरेक्शन दी, दिशा निर्देश दिए अधिकारियों को, और तय समय में इसको तैयार करने की जब ठानी, और आप ही के द्वारा माननीय श्री ए.के. सिंह जी जो आईएएस हैं, नोडल अधिकारी हैं हमारे जिला के, और हमारे उपायुक्त महोदय, हमारे एडीसी साहब, तमाम हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने दिन रात काम कर इस काम को सिरे चढ़ाया है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा माननीय श्री अनिल विज जी, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, उनसे मेरा आग्रह है कि वो आए और संबोधन के लिए पधारें। माननीय श्री अनिल विज जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, यहाँ के सांसद संजय भाटिया जी, दोनों विधायक और अन्य सभी अधिकारीगण, मानव जाति पर एक बहुत ही सूक्ष्म अदृश्य दुश्मन ने हमला किया है। बाकी देशों के साथ साथ हमारे देश पर भी उसका प्रकोप है। उसके खिलाफ हरियाणा सरकार एकजुट होकर शासन प्रशासन जनता के सहयोग के साथ उसके खिलाफ डट के मुकाबला कर रहे हैं। इस लड़ाई में हमें डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, कोरोना वॉरियर्स और बैक ऑफिस टीम जो सारी प्लानिंग करती है, उसका भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। मैं इन सबको सैल्यूट करना चाहता हूं कि ऐसी बीमारी जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ अपनी जिंदगियां खो चुके हैं, हमारे पुलिस के भी बहुत लोग अपनी जिंदगियां खो चुके हैं, अन्य वॉरियर भी जिंदगियां खो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद निर्भीक होकर इस दुश्मन के खिलाफ दिन रात लड़ाई लड़ रहे हैं और हजारों लाखों लोगों को जिंदगियां प्रदान की है और इनकी मेहनत का नतीजा भी निकल रहा है। हमारे हरियाणा में भी पिछले कुछ दिनों से मरीजों की संख्या में गिरावट आ रही है। हमारे पास 1,16,000 के करीब एक्टिव मरीज थे, जो अब घटकर 96,000 हो गए हैं। हमारा रोजाना नए मरीजों की संख्या 15,000 के पास थी,
वह भी घटकर अब 9,600 पर आ गई। ये सबकी मेहनत का नतीजा है और जो हमने महामारी अलर्ट प्रदेश में सफलतापूर्वक लागू करवाया है ताकि इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके, ये उसका भी असर है। सारी सुविधाएं हरियाणा में मुहैया करा दी गई हैं। हमारे अस्पतालों में सफिशिएंट मात्रा में बेड्स हैं। हमारे पास सभी मेडिसिन्स हैं। हमारे पास ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है। हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं। हमारे पास एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम है जिनके द्वारा समय समय पर पीजीआई के सीनियर डॉक्टर्स के द्वारा समय समय पर प्रदेश के सभी डॉक्टरों का मार्गदर्शन किया जाता है कि इस बीमारी को किस ढंग से लड़ना है। आजकल ब्लैक फंगस का मामला बहुत सामने आ रहा है। हमने ब्लैक फंगस को नोटिफाइड डिजीज डिक्लेयर किया है। किसी भी डॉक्टर के पास, चाहे वो सरकारी है या प्राइवेट है, अगर उसके पास कोई ऐसा केस रिपोर्ट होता है तो उसके लिए मैंडेटरी है कि सिविल सर्जन को वो उसके बारे में बताए। इनके ट्रीटमेंट के बारे में भी हमने अपने सारे सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में अलग से वार्ड बनाए हैं ताकि वहां पर प्रशिक्षित डॉक्टरों की देखरेख में इस ब्लैक फंगस का भी इलाज किया जा सके। आज यहां पर ये 500 बेड का बनेगा। वैसे आज 300 बेड इसके फंक्शनल कर रहे हैं गुरु तेग बहादुर संजीवनी अस्पताल। ये सारे ऑक्सीजन बेड हैं, इसीलिए हमने प्लांट के पास लगाया है कि हर बेड पर ऑक्सीजन होगी। इसी प्रकार का चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल अभी मुख्यमंत्री जी 500 बेड का हिसार में उद्घाटन करके आ रहे हैं। हमने सभी अधिकारियों को कहा, सभी जिलाध्यक्षों को कहा कि हर जिले में बेड कैपेसिटी बढ़ाई जाए। और लगभग मैं आज रिपोर्ट देख रहा था, हमारे अधिकारियों ने, मैं आज उनको अधिकारी नहीं कहूंगा, मैं उनको सैनिक कहूंगा, उनको फौजी कहूंगा। हमारे सैनिकों ने हर जिले में अतिरिक्त बेड व्यवस्था की है। हम केंद्र सरकार से भी लगातार संपर्क में हैं कि हमें ऑक्सीजन की मात्रा और बढ़ाई जाए। हमने अपना सारा ऑक्सीजन का ऑडिट करके केंद्र सरकार को भेजा है। अभी जितनी मिल रही है मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, वो सभी में आवश्यकता अनुसार
बांटकर हम अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन अगर हमको बेड व्यवस्था बढ़ानी है, अगर हमें और ऑक्सीजन बेड क्रिएट करने हैं, तो हमें और ऑक्सीजन की जरूरत है। उसके लिए लगातार केंद्रीय नेताओं और अधिकारियों के साथ हम संपर्क में हैं। इन 2 अस्पतालों के खुलने से मैं समझता हूं कि हमारी ऑक्सीजन बेड्स की कमी बहुत हद तक पूरी हो जाएगी। इनमें डायरेक्ट मरीज एडमिट नहीं किया करेंगे। इनमें हमारे अस्पतालों में आसपास जहां पर मरीज आते हैं, वहां से स्टेबल करके यहां पर रेफर किए जाएंगे, ताकि अस्पतालों में हमेशा एडमिशन के लिए स्पेस रहे। कोई भी रोगी आए, उसका हम वहां पर इलाज कर सके। हम गांव में भी पूरा जोर दे रहे हैं। हर गांव में कोरोना केयर सेंटर बना रहे हैं, जो हॉटस्पॉट हैं, और 5-5 कर्मचारियों की टीम हर घर पर जाकर उनको चेक कर रही है। और अगर किसी में कोरोना सिम्टम पाए जाते हैं, उसका टेस्ट कराया जा रहा है और उनको उनकी बीमारी के हिसाब से अगर होम आइसोलेशन की जरूरत है, उनको होम आइसोलेशन में रखा जाता है। अगर आइसोलेशन सेंटर की जरूरत है, उनको आइसोलेशन सेंटर में रखा जाता है। और अगर वो गंभीर बीमारी में हैं, तो जिस भी नजदीकी अस्पताल में उनका इलाज हो सकता है, वहां पर उनको भेजा जाता है। मुख्यमंत्री जी की और उनकी टीम पूरी तरह से इस दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। और आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, हरियाणा की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी के हाथों में सारा हरियाणा सुरक्षित है। सारा हरियाणा सुरक्षित है। और हम दावे के साथ कहते हैं कि जीतेंगे हम, हारेगा कोरोना। हम कोरोना को यहां से हराएंगे और भगाएंगे। वैक्सीनेशन के लिए भी हम पूरा इंतजाम कर रहे हैं। हालांकि केंद्र से लगातार हमें सप्लाई मिल रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हमें ज्यादा मात्रा में वैक्सीनेशन मिल जाए, तो हम सारे प्रदेश का जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन कर दें। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने हमें इजाजत दे दी और मेरे विभाग ने काम करना शुरू कर दिया कि हम ग्लोबल टेंडर फ्लोट कर रहे हैं। विश्व के किसी भी कोने से अगर हमें वैक्सीन मिलेगी, तो हम अपने सारे हरियाणा के लोगों को, जो 18 साल से ऊपर हैं, जिसकी अभी हमें इजाजत मिली है, हम शीघ्र अतिशीघ्र वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं। क्योंकि इस बीमारी का सबसे मजबूत कवच जो है, वो वैक्सीनेशन है। हम उसके लिए भी लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से अपना खजाना खोल रखा है, ऐसे कि कहीं भी दिक्कत नहीं आने दी जा रही। कहीं पर भी कोई भी आवश्यकता है, मुख्यमंत्री जी का हमें आदेश है कि हमको इस लड़ाई को जीतना है। पैसे की कहीं भी कमी नहीं आने दी जाएगी और हमें पूरा भरोसा है कि हम इस लड़ाई को जीतेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्री अनिल विज जी, स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा।
पूरा का पूरा खाका जो स्वास्थ्य विभाग का है, किस तरह से हमें मिलकर, हम सब ने मिलकर कोरोना की महामारी से पार पाना है, इसको जीतना है, इसको हराना है। तमाम मूल मंत्र आपके समक्ष रखे। आपका बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और स्टील मंत्री भारत सरकार, उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि वो भी संबोधन के लिए पधारें। माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। नमस्कार। मैं सबसे पहले थोड़ा अनुरोध करूंगा, ये जो बाएं ओर खड़े हैं थोड़ा सामाजिक दूरी पालन करें। कोई चिंता मत करो, हम कमांडो खड़े हैं। थोड़ा और थोड़ा दूरी करें, आराम से सब खड़े हो जाइए। अपने थोड़ा और पीछे जो मित्र खड़े हैं उस सभा में रहें, लेकिन थोड़ा जो 2 गज की दूरी, पत्रकार मित्र हो गया भाई फोटो, थोड़ा इधर भी थोड़ा कम करें। आज की कार्यक्रम में उपस्थित हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय अनिल विज जी, करनाल के लोकसभा के सदस्य मेरे मित्र भाई संजय भाटिया जी, मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव माननीय देसी जी, विधायक मेरे मित्र महिपाल डांडा जी, विधायक मित्र प्रमोद बीज जी, पूर्व मंत्री आदरणीय कृष्ण पवार जी, जेजेपी के जिला अध्यक्ष आदरणीय सुरेश काला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष बहन डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम नेतृत्व, अधिकारी मित्रगण, विशेष करके हरियाणा सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स, नर्सेस, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन वैद्य जी तथा उनके तमाम टीम, मैं सभी को आज बधाई देता हूं, शुभेच्छा देता हूं। जब कोरोना की चपेट में दूसरी बार देश आई, इस बार ऑक्सीजन की कमी हुई। पिछले बार कोरोना के समय में सबसे जो पीक ऑक्सीजन की डिमांड होती थी वो 2500 से 3000 मेट्रिक टन पर डे होती थी। इस बार और हमारे देश में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की बनने की सहज क्षमता और खपत लगभग 1500 टन होती थी। पिछले बार भी हम लोगों ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की कोटा बढ़ाया था, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को घटा के 2500-3000 हजार तक गया था। लेकिन मित्रों, इस बार की स्थिति अलग हुई। आज देश में प्रतिदिन 10,000 मेट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की खपत होती है देश भर से, विशेष करके स्टील सेक्टर और पेट्रोलियम सेक्टर। जैसे हमारी पानीपत रिफाइनरी में 200 मेट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन या इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन बनता था, जिसकी कैपेसिटी को बदल के अभी 280 मेट्रिक टन तक ले गया है। ऐसे आज स्टील की उत्पादन, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट की उत्पादन को घटा के देश और हरियाणा जैसे प्रदेश की स्वास्थ्य जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आज हम सब राज्य सरकारें, भारत सरकार मिलकर हम लोग आज ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं। उसके बाद भी मैं मानता हूं दिक्कत है, लोगों को तकलीफ है, कष्ट है, लेकिन मित्रों
हम सभी लोग एक मन होकर इस काम पे जुटे हैं, जिसकी नतीजा एक इनोवेटिव तरीके से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा, ऑक्सीजन लिक्विड के अलावा गैसियस फॉर्म में भी रहता है। ये उस कारखाना में काम पे आता है, जैसे हमारे यहाँ ऑक्सीजन प्लांट जो एयर लिक्विड विदेश की कंपनी बनाई है, ये पानीपत रिफाइनरी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 850 मेट्रिक टन की ये प्लांट है। उसमें से 600 मेट्रिक टन गैसियस था। ये गैसियस ऑक्सीजन फैक्ट्री के पास अगर ऐसे टेम्पररी हॉस्पिटल बन जाए, ये काम पे आ सकता था। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को, हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री जी को, हरियाणा सरकार को। आज ये देश के गुजरात के बाद दूसरे नंबर के राज्य सरकार होंगे जिन्होंने प्लांट के पास, प्लांट बाउंड्री के पास ये 500 बेड की हॉस्पिटल बनाने का आज काम किया है। अभी अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, हिसार जिंदल स्टील प्लांट के पास, हिसार जिंदल स्टील प्लांट के पास अभी अभी उन्होंने यहां आने की पहले 500 बेड की ऐसे ही एक बढ़िया हॉस्पिटल, टेम्पररी हॉस्पिटल, जो शायद आने वाले 3-4 महीने तक लोगों की स्वास्थ्य की पूरा लाभ नहीं होने तक इसको लगाने के लिए काम किया जाएगा। मित्रों, भारत सरकार नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में ऑक्सीजन हो, आज तो हम लोगों ने विदेश से, हमारी देश में टैंकरों की कमी थी, लगभग 200 ऑक्सीजन क्रायोजेनिक टैंकर, कंटेनर आज हम बाहर से लेके आ रहे हैं, छोटा बड़ा विभिन्न साइज के। आज हमने लगभग 13,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन बाहर से इंपोर्ट भी कर रहे हैं। सिंगापुर हो, दुबई हो, कतार, ओमान, बहरीन, सऊदी अरब, इन सारे देशों से आज ऑक्सीजन भी हम लेके आ रहे हैं। मित्रों, हम देश की स्वास्थ्य सेवा में इसको ठीक करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलकर आज उसके लिए कमिटेड है। न केवल ऑक्सीजन, न केवल वेंटिलेटर, न केवल अधिक बेड, मेडिसिन और वैक्सीन, ये दोनों अभी अभी अनिल जी कह रहे थे और ज्यादा वैक्सीन मिलनी चाहिए। मित्रों, अगस्त महीने में भारत की कंपनियों के माध्यम से 2 कंपनियां भारत में सीरम, जो एस्ट्राजेनेका की भारत में उत्पादन की जिम्मेवारी लिया है, भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा आईसीएमआर के नेतृत्व में जो कोवैक्सीन बना है भारत बायोटेक के माध्यम से, दोनों की उत्पादन लगभग 7.5-8 करोड़ है। रशिया की वैक्सीन आ गया है, इसी महीने में भारत में पहुंच चुका है। खूब जल्द ये राज्य सरकार और बाजार में आ जाएगी। भारत में जून महीने में ये संख्या बढ़ के 10-11 करोड़ तक जाएगी और दिसंबर आते आते ये 20-25 करोड़ तक प्रति महीने में, ये भी वैज्ञानिक कह रहे हैं, दिन में 1 करोड़ टीका आने वाले चंद महीनों के बाद हो जाएगी। मित्रों, हम वैक्सीन में भी कोई कमी नहीं रखेंगे। भारत सरकार अभी भी आवश्यकता की 50% टीका मुफ्त में राज्य सरकारों को देते हैं। अनिल जी, आप थोड़ा इसको ध्यान रखें, अभी भी भारत सरकार के 50% टीका मुफ्त में आपको दिया जाता है। आपको मैं धन्यवाद देता हूं, खट्टर जी को, आपकी टीम को। आपने भी जो 25% की हिस्सेदारी आपके पास है, उसको भी आपने तय किया है मुफ्त में देने के लिए। बाकी कॉर्पोरेट के रूट में व्यवसायी वालों के लिए 25% की टीका उपलब्ध किया जाएगा। मैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की चेयरमैन को धन्यवाद देता हूं।
हरियाणा में और भी कॉरपोरेट की दुनिया होंगे जिन्होंने तय किया है वो अपने एम्प्लॉइयों को तो मुफ्त में, यानी पानीपत में काम करने वाला जो मजदूर है जो हरियाणा का है उसको आईओसी मुफ्त में टिका देगी। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर करने वाला जो लड़का है उसको आईओसी मुफ्त में टिका देगी। पेट्रोल पंप में काम करने वाले जो लड़के भरते हैं पेट्रोल उसको भी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एचपीसीएल, बीपीसीएल मुफ्त में टिका देंगे। ऐसे अन्य कॉर्पोरेट, यहाँ आपको तो उद्योग बहुत है, उनको भी आप सलाह दीजिए आईओसी, एचपी, बीपी ऐसे कंपनियों की तहत वो भी खुद टीका लगाने के साथ साथ समाज की आईओसी सिर्फ अपने कर्मचारियों को टीका नहीं लगाएगा, एक टीका अपने कर्मचारियों को लगाएगा, हरियाणा की आपके नागरिकों को भी एक टीका लगाएगा। इस प्रोजेक्ट में जो लोग जमीन दिए हैं, संजय जी आप उसको सुनो, आप पूछ रहे थे आईओसी क्या कर रहा है। आईओसी यहाँ की गांव वालों के लिए भी टीका लगाने की जिम्मेवारी लेगी। हम सब मिलके टीकाकरण हरियाणा में 100% करेंगे, जल्द ही करेंगे। भारत की वैज्ञानिकों के ऊपर आप भरोसा रखिए। पानीपत रिफाइनरी हो, भारत सरकार हो, हम सब मिलकर हरियाणा सरकार के साथ इस अभियान को पूरा करेंगे। मैं जाते जाते पेट्रोलियम विभाग की ओर से एक अनुरोध करूंगा मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी आपकी पानीपत ये टेक्सटाइल की शहर है, कंबल, दरी, कारपेट, चादर यही सब बन के देश में जाता है। उसकी रॉ मटेरियल हमारी रिफाइनरी में बनते हैं। रिफाइनरी में पॉलिस्टर बनने की रॉ मटेरियल बनता है, पॉलिस्टर यहीं से जाता है महाराष्ट्र, गुजरात, दामन, दीव, सूत बन के पॉली फाइबर बन के फिर आपके कारखाने में आते हैं। हम आपको निवेदन करते हैं, पिछले दिनों में भी मैं आपको वही अनुरोध करके गया था, यहाँ थोड़ा औद्योगिकरण जो आपके हरियाणा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की लैंड आपने एक्वायर करके रखा है, इसको थोड़ा नया मॉडल बनवाइए, सब्सिडी रेट पे जमीन उपलब्ध कराइए। हरियाणा में भी विशेष करके रॉ मटेरियल यही है, उत्पादन केंद्र यही है, दोनों को जुड़ाव करने की आवश्यकता है। हरियाणा के लोगों के लिए, रोजगार के लिए, नए उद्यमियों के लिए ये बहुत बड़ा जिम्मेवारी आप और हम मिलकर लेना चाहिए। अंत में और एक सूचना देके जाता हूं। पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने कहा था कामकाजी मजदूरों के लिए उद्योग जगत लो कॉस्ट लेकिन आधुनिक घर बनाइए। मेरे को आज आईओसी की चेयरमैन कह रहे थे जल्द ही ऐसे एक मॉडल क्लस्टर पानीपत में भी बनेगा। हम 100 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्चा करके एक आदर्श लो कॉस्ट श्रमिकों के लिए कॉलोनी बनाएंगे जिसमें बाहर से आए हुए मजदूर भी सम्मान के साथ यहां रहे, इसकी भी जिम्मेवारी हम लेंगे। आज के अवसर पे फिर मैं आप सभी को बधाई देता हूं, विशेष करके हरियाणा सरकार को बधाई देता हूं। उन्होंने देश में एक नया उदाहरण खड़ा किया, देश में एक मिसाल खड़ा किया। हरियाणा में आज से 1000 कोविड पेशेंट इस टेंट वाले ऑक्सीजन वाले बेड पे रहेंगे, जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ करेंगे, वैक्सीन भी उनको लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, स्टील मंत्री भारत सरकार। पूरा का पूरा खाका देश का जो है आपके समक्ष रखा और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री मनोहर लाल जी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा। मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि वो अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी, हमारे यहाँ के सांसद भाई संजय भाटिया जी, हमारे विधायक पानीपत से श्री महिपाल ढांडा जी, श्री प्रमोद विज जी, इस इलाके में कई बार चुनाव जीत चुके हमारे पूर्व मंत्री श्री कृष्ण पवार जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, जेजेपी के हमारे जिला अध्यक्ष भाई सुरेश काला जी, श्री डीएस देसी जी, श्री आलोक निगम जी, श्री ए.के. सिंह जी, उपस्थित हमारे सभी अन्य अधिकारीगण, उपस्थित सज्जन वृंद, पत्रकार छायाकार मित्रों व सभी ऑनलाइन जुड़े हुए सभी हमारे बंधुगण, और विशेष तौर पर हमारी बाल जाटान के यहाँ जो सरपंच और यानी पूर्व सरपंच और अन्य यहाँ के जो निवासी उपस्थित हैं, मैं इन सभी का अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जैसा पूर्व वक्ताओं ने सब बताया है, कोरोना के संबंध में तो बहुत जानकारियां दे दी गई हैं, पूर्व में भी दी जाती रही हैं, आज भी जानकारियां दी गई हैं, इसमें विस्तार में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही बताना चाहूंगा कि जब इसकी पहली लहर आई थी मार्च 2020 में, वो पहले हमारे लिए बहुत नया विषय था, नया अनुभव था, ऐसी महामारी कभी देखी नहीं थी, लेकिन उसकी गति इतनी तेज गति नहीं थी जितनी अब देखने को मिली है। उसका जो पीक था वो भी 6 महीने बाद अक्टूबर 2020 में हमको देखने को मिला, जब दैनिक कोविड पॉजिटिव आने वालों की संख्या मैक्सिमम 3100 गई थी। लेकिन उसके मुकाबले अब ये जो दूसरी लहर है, मार्च में शुरू होकर के और मई, आज अभी 14, 15, 16 मई में हम है, हमने इसका पीक देखा है 1.5 महीने में ही, लगभग 2 महीने में वो 3100 मैक्सिमम था, और अभी मैक्सिमम 16,000 केसेस एक दिन में भी आए, अर्थात उससे 5 गुना ज्यादा इसका एक प्रकार से ग्रेविटी इसकी थी। इस लहर के बारे में ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन चूंकि पिछला अनुभव थोड़ा था, व्यवस्थाओं में हमने चाहे अस्पतालों की बात थी, बेड्स की बात थी, डॉक्टर्स की या पैरामेडिक स्टाफ, इन सब ने भी अपनी पूरी ताकत से मोर्चा संभाला। सारे कोरोना वॉरियर्स, फ्रंट लाइनर्स, इन सब लोगों ने अपना मोर्चा संभाला। हमें अगर इसमें सबसे बड़ी कठिनाई आई तो वो आई थी ऑक्सीजन सप्लाई की। अभी ऑक्सीजन सप्लाई इसका कोटा निर्धारित हुआ, शुरू में 152 मीट्रिक टन और अब बढ़ते बढ़ते 282 मीट्रिक टन हुआ है। लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा था कि कहीं अगर ये चीज ज्यादा आगे बढ़ती है तो ऑक्सीजन की सप्लाई का संकट ही आएगा। तब इसमें से एक विचार हमारे प्राकृतिक गैस मंत्रालय, हमारे रेलवे मंत्री, इन लोगों ने हमको एक विचार दिया कि जहां जहां गैस के ऑक्सीजन का उत्पादन है, हम वहां अस्पताल बनाएं तो इस संकट में से उबर सकते हैं। तभी ये विचार आया महीना भर पहले, और मुझे ध्यान है कि 26 अप्रैल को मैं आया था और हमने पानीपत में और हिसार में, क्योंकि दोनों जगह गैस बनती है, दोनों जगह पर 500 बेड के अस्पताल बनाने का ये निर्णय किया था। मैं बधाई देता हूं हमारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, ग्राम विकास मंत्रालय, डीआरडीओ, हमारे आईओसी यहां पर, और हिसार में जिंदल स्टेनलेस इंडस्ट्री, और भी जितने विभाग लगाए गए, उन सब विभागों ने मिल करके और इस प्रोजेक्ट को शॉर्टेस्ट टाइम में, यानी 26 अप्रैल आज 16 मई, मात्र 20 दिन के अंदर, 20 दिन में भी प्लानिंग में शुरू में 5-6 दिन निकल गए। बाल जाटान के लोगों का भी मैं आभारी हूं जिन्होंने हमको ये स्थान उपलब्ध कराया। हमारी बाल जाटान पंचायत ये बहुत सेंसिटिव है इस मामले में, क्योंकि इन्होंने पहली जब कोरोना की लहर आई थी उस समय मुख्यमंत्री
कोरोना रिलीफ फंड की जब स्थापना की तो उस समय 10.5 करोड़ रुपए इस पंचायत ने हमको दिया, और अभी भी इस बार 1.5 करोड़ रुपया इसमें भी इन्होंने योगदान दिया है। तो मैं इस गांव का विशेष आभारी हूं। प्रारंभ में गांव के कुछ लोगों में एक असमंजस था कि हमारे गांव के निकट ये अस्पताल बनेगा, कहीं इसका प्रभाव गांव पर न पड़ जाए, लेकिन जब उनको समझाया गया, बताया गया कि प्रभाव तो बिना अस्पताल के भी अगर पड़ेगा तो हम क्या कर लेंगे, और ये प्रभाव अब क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर अस्पताल बनता है तो उसका बल्कि लाभ हो जाएगा कि हमारे गांव के बहुत निकट एक अस्पताल होगा, अगर प्रभाव पड़ेगा तो इलाज जल्दी हो जाएगा। गांव के लोगों को ध्यान में आया, उन्होंने ये सारी 12 एकड़ जमीन हमको दी है। तो इसलिए ये अस्पताल जिस पर लगभग 28 करोड़ रुपए का खर्च आया है कम से कम समय में। हम ये चाइना में तो सुनते थे कि कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है, उन्होंने 15 दिन में खड़ी कर दी, 20 दिन में खड़ी कर दी, 12 दिन में खड़ी कर दी। भले ये बिल्डिंग नहीं खड़ी की है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा काम ये बिल्डिंग से कम नहीं है। सारी व्यवस्थाएं, फिर हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, ESI के लोग, IMA के लोग, जिन्होंने भी हमारा जो मेडिकल कॉलेज है यहाँ इसराना में, क्या नाम, NC मेडिकल कॉलेज, उन्होंने अपना स्टाफ ये हमको दिया है। तो ये सारी व्यवस्थाएं सामूहिक रूप से एक ऐसा विषय जो पहले सोचा कभी नहीं था, इतना जल्दी तैयार हुआ। आज इसका हम उद्घाटन यहाँ कर रहे हैं। 500 बेड का ये बनना है, 300 बेड का आज तैयार हो चुका है, साथ ही 200 बेड का और लगातार तैयार हो जाएगा। आज ये किसी प्रकार का अस्पताल मैं हिसार में उद्घाटन करके आया हूं, वो भी 500 बेड का अस्पताल है, वो भी चालू हो चुका है। तो 1000 बेड की ये व्यवस्था, और अभी सायंकाल 2 छोटे अस्पताल गुड़गांव के अंदर भी उनका उद्घाटन करना है। एक ही दिन में 1400 बेड की बढ़ोतरी। अभी तक जो हमारी जो ऑक्सीजन बेड्स, यानी ICU बेड्स, वेंटिलेटर्स, ये सब कुल मिलाकर के हमारे 17,500 बेड्स अभी तक उपलब्ध थे, जिनका 13,000-14,000 बीच में प्रतिदिन उपयोग होता था। आज से 1500 और बढ़कर के 19,000 बेड्स हो जाएंगे, और ये बेड्स लगातार बढ़ते रहेंगे। अब बहुत संस्थाएं भी आगे आई हैं। हमारा सरकारी जितना स्ट्रक्चर है उसको भी हम बढ़ाएंगे, तो इन बेड्स को बढ़ाते चले जाएंगे। जहां तक आइसोलेशन वार्ड्स की बात है, कोविड केयर सेंटर्स की बात है, 45,000 बेड्स हमारे इसके अलावा भी हमने तैयार किए हुए हैं। जहां किसी प्रकार का आइसोलेशन केंद्र जो बनेंगे, कोविड सहायता केंद्र जो बनेंगे, ऐसी जगह पर 45,000 बेड्स भी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। हम लोग इस दूसरी वेव में, मैं समझता हूं इसका जो डाउनफॉल है वो शुरू हो गया है। आशा करता हूं कि यहीं पर ये रुक जाए, लेकिन भरोसा नहीं है। कुछ विशेषज्ञ अब तीसरी वेव की बात भी करने लग गए हैं। तीसरी वेव आए कि नहीं आए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम तो तैयारी करनी है। इसलिए कहावत है कि होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। हम अच्छी की उम्मीद करेंगे, लेकिन अगर कोई बात ऐसी, अगर कोई अनहोनी होती है, खराब होती है, तो उसकी तैयारी की हमको करनी है। और इस करने में इस महामारी के साथ डट करके मुकाबला करना, इसका साहस भी हम सबको बना करके रखना है। न केवल सरकारी अधिकारियों को, न केवल हमारे डिपार्टमेंट्स को, न केवल ब्यूरो को, न केवल हमारे नेताओं को, बल्कि जनता को भी मनोबल बना के रखना है। क्योंकि ये लड़ाई ऐसी लड़ाई है जो सबके लिए एक संकट है, सबको मुकाबला करना है, मानवता के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी जानी है। तो इसलिए मित्रों, हम इन तैयारियों में आगे एकदम ब्लैंक है, कुछ पता नहीं है। ठीक हो जाए तो महीने में, 2 महीने में ये बीमारी बाहर हो सकती है, न हो तो भारी संकट भी आ सकता है। अभी 3 दिन से 4 दिन से एक और नई बीमारी इसके साथ जुड़ करके आई है, ब्लैक फंगस। अब ये ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। कल हमको रिपोर्ट मिली कि हरियाणा में अभी 60 ब्लैक फंगस के केस आए हैं, लेकिन वो भी एक ऐसी छुआछूत की बीमारी है, और ऐसा कह रहे हैं कि स्टेरॉइड्स का अधिक उपयोग करने का बीमारी शुरू होती है। ऐसे हमारे डॉक्टर एम्स के डॉक्टर गुलेरा जी का कल का स्टेटमेंट है कि 8-10 दिन से ज्यादा स्टेरॉइड्स नहीं लेने चाहिए। अब ये मेडिकल विज्ञान है, हमको इसका पता नहीं है, लेकिन फिर भी जो डॉक्टर्स हमको परामर्श देते हैं उसके हिसाब से हमको चलना होगा, और उस हिसाब से इन सब चीजों से सावधान रहना है।
जहां तक ब्लैक फंगस की बात है, हमने 4 सेंटर इसके लिए सुझाए हैं अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को। 4 मेडिकल कॉलेज, उसके अंदर एक अग्रवा मेडिकल कॉलेज होगा, एक कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज होगा, एक पीजीआई रोहतक होगा और एक एसजीटी मेडिकल कॉलेज गुड़गांव होगा। और आवश्यकता पड़ेगी तो और स्थानों पर भी, क्योंकि इसके लिए उसी प्रकार के फिजिशियंस, उसी प्रकार के जो डॉक्टर जो चाहिए, तो उन सारे डॉक्टर्स की अच्छी व्यवस्था वहां बने तो इस बीमारी से भी हम मुकाबला कर लेंगे। विस्तार से हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने सब बताया है, हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने हमारे सामने बहुत से विषय रखे हैं। उन विषयों में आगे जाने की मैं आवश्यकता समझता नहीं हूं। आज तो इस अवसर पर, इस हॉस्पिटल का एक उद्घाटन अवसर पर मैं आप लोगों को शुभकामना भी दूंगा। यहाँ के जितने डॉक्टर्स हैं, जितने यहाँ स्टाफ के लोग लगे हैं, जो मुझे बताया गया है लगभग 325 ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ भेजने के लिए और जिनकी ड्यूटी लगाई गई है। काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और भी लोग ज्वाइन करेंगे। अब ये जो हॉस्पिटल है, एक बात और भी, इसका नाम हमने गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रखा है। गुरु तेग बहादुर जी का हमको मालूम है कि ये 400वां प्रकाश पर्व ये चल रहा है। उनका 400वां साला ये जन्म शताब्दी उनकी चल रही है। उनको समर्पित ये अस्पताल इसलिए कि वो बलिदान के प्रतीक हैं। उन्होंने समाज की रक्षा सुरक्षा के लिए अपने जीवन को भी बलिदान किया। एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है कि हम अपने साथियों के, अपने समाज के, अपने लोगों की, उनके बचाव के लिए जितना त्याग और समर्पण बलिदान देने की जरूरत पड़ती है, वो देने में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। प्रभु के हाथ में ये सब लीला है, किसको उसको आगे चलाना है, किसको आगे नहीं चलाना है। लेकिन हम सबको एक ध्यान रखना इस बात का कि हम सबके सहयोगी बनेंगे। सबके जीवन की सुरक्षा ये हो, उसमें हमारे जीवन की सुरक्षा भी अपने आप उसकी नींव पड़ेगी। तो इसलिए गुरु तेग बहादुर जी के स्मृति में ये भले अस्थायी अस्पताल है, अभी तो कुछ महीने के लिए बनाया गया है, बाद में इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो और इसको आगे बढ़ाएंगे। उनकी स्मृति में इस अस्पताल को हमने रखा है। और आज एक विषय हमने अपने हेल्थ मिनिस्टर से भी बात की कि जो सोशल डिस्टेंसिंग, जो विधि निषेध, जितने प्रावधान इसके बनाए गए हैं, उसमें वर्तमान में प्राय सभी प्रदेशों ने एक सख्त नियम अपने बना करके किसी न किसी नाम से कार्यक्रम शुरू किए हुए हैं। हमारा भी ये जो चल रहा है इस समय, ये सप्ताह का कार्यक्रम, वो महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा इस नाम से ये चल रहा है, जिसको सामान्य भाषा में लॉकडाउन ये भी कहा जाता रहा है। हमने इसका नाम बदला है जानबूझ करके। और इसकी अवधि वर्तमान में जो चल रहा है, कल प्रातःकाल 6 बजे समाप्त होने वाली है। आगे क्या किया जाए, तो एक बात सर्वसामान्य सब ओर से आने लगी है, जनता की ओर से भी कहा जाने लगा है कि थोड़ी सख्ती कुछ दिन और रखनी चाहिए, क्योंकि भी डाउनवर्ड ट्रेंड आया है। और अगर ये संख्या और हमारी प्रतिदिन अभी जो लगभग 9,000 10,000 के आसपास पहुंची है, अगर 1000 भी प्रतिदिन करके घटती है तो 8-10 दिन में हम फिर नॉर्मल स्थिति में आ सकते हैं। तो इसलिए अभी इसको उसी स्थिति में जैसे चल रहा है, एक सप्ताह के लिए इसको और आगे बढ़ाया जाता है। अभी ये 24 तारीख प्रातःकाल 23 तारीख प्रातःकाल 6 बजे तक, और ये 24 तारीख सोमवार 24 तारीख प्रातःकाल 6 बजे तक इसको एक्सटेंड किया जाता है। ये जो महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा, इस प्रकार का एक विषय की अनाउंसमेंट मुझे करनी है। हमारे जो डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स यहाँ जितने भी लगे हैं, नर्सिज हैं, उनके ठहरने की व्यवस्था, क्योंकि ये एकदम बाहर जंगल में बनाया गया है, तो आसपास जितने उपलब्ध स्थान हैं वो सब किए गए हैं। आईओसी के कुछ होटल्स हैं, इनका रेजिडेंशियल जो एरिया है, रेस्ट हाउस वगैरह हैं, तो 50 कमरे तो हमने वहां कराए हैं। एक पास में पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज है, गीता इंजीनियरिंग कॉलेज नौलथा में है, 10 किलोमीटर दूरी यहां से है। वहां पर सारा वो कॉलेज हमने ले लिया है, सब वहां रहने की व्यवस्थाएं सब हो गई हैं। यहां पर भी डॉक्टर्स के लिए कुछ रिटायरिंग रूम, ऐसे 10-12 डॉक्टर्स की व्यवस्था दिन में आराम करना उसके लिए बनाए गए हैं। फिर भी एक नई बात मैंने सुझाव दिया है, इन्होंने मान लिया है कि कोई 5 हट्स और यहां बनाए जाएंगी, ताकि कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स इमरजेंसी में जिनको रहना पड़ता है वो दूर जाके ना रहे, तो उनको किसी दिन कोई रहेगा, किसी दिन कोई रहेगा, तो एक 5 हट्स रेजिडेंशियल और बना दी जाए, ताकि इन डॉक्टर्स में से जिनकी बहुत आवश्यकता हो, दिन रात में जिनको रहना हो, वहां उनको रोका जा सकता है। इसकी अतिरिक्त कोई भी आवश्यकता यहाँ ध्यान में आती है
तो हम अपने डिप्टी कमिश्नर हैं या हमारे सीएमओ हैं जो सारे को देख रहे हैं, उनको अगर आप ध्यान कराएंगे तो उस व्यवस्था को पूरा किया जाएगा। अंत में पुनः आज के इस उद्घाटन अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। निसंदेह सर, इसमें कोई दो राय नहीं, आपके और माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आशीर्वाद से आपने जो अपेक्षा की है प्रदेशवासियों से, स्वास्थ्य की अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है, तो हम बहुत जल्द जो है सुनहरे सपने देखेंगे और सुखद दिन हमारे वापस आएंगे। आपका बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा हमारे स्थानीय विधायक पानीपत शहरी विधानसभा से श्री प्रमोद विज जी वाएं और धन्यवाद के लिए पधारे। माननीय श्री प्रमोद जी। माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्मानित मंच, धन्यवाद से आपसे एक मिनट का और समय चाहिए कि पानीपत एक्सपोर्टर एसोसिएशन ने मिलकर फंड इकट्ठा किया लगभग 1,32,00,000 के लगभग, और उसमें से हमने 1,000 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मंगवा लिए हैं जो कल डिलीवर करेंगे आपके माध्यम से, मंच के माध्यम से। जहां भी आप कहेंगे कल वो पंजाबी रहेंगे, तो एक्सपोर्टर एसोसिएशन के हमारे 2 मेंबर सुरेश साहल जी और आशीष विज मेरा बेटा आए हुए हैं, आपको एक एज ए टोकन प्रेजेंट करना चाहेंगे। आशीष विज लेके आइए, सुरेश साहल जी। आज के इस गुरु तेग बहादुर संजीवनी अस्पताल के उद्घाटन समारोह में उपस्थित हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, हरियाणा सरकार में हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी, सम्मानित मंच एवं उपस्थित जन। कोरोना काल का जो समय चल रहा है कभी देखा नहीं था, सुना नहीं था किसी ने, और इसको किस तरह से इससे जूझा जाए, किस तरह से इससे लड़ाई लड़ी जाए, इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना अधिकारियों को, ना जनता को, ना स्वास्थ्य विभाग को। लेकिन हरियाणा के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मनोहर लाल ने योजनाबद्ध तरीके से इस चुनौती का सामना कर रहे हैं, जिसमें सभी अधिकारियों का योगदान है, उच्च अधिकारियों का योगदान है, और साथ ही साथ केंद्रीय हमारी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से सभी साधन जुटाए जा रहे हैं। आपको याद होगा अभी भी चल रहा प्रॉब्लम है कि ऑक्सीजन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कभी सुनी नहीं थी, आम आदमी को तो यह भी नहीं पता था कि हमारे ऑक्सीजन कितना लेवल होना चाहिए। आज एक बच्चे को इस लेवल का पता है, और इसकी योजनाबद्ध तरीके से जिस तरह से बहुत कम समय के अंदर पूरे राष्ट्र लेवल पे, प्रदेश लेवल पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय अनिल विज जी ने योजनाबद्ध तरीके से जिस तरह से इसका इंतजाम किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कुछ दिन कष्ट के रहे, लेकिन उसके बाद आज ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। हर एक जिले में, हर एक हॉस्पिटल को पूरी ऑक्सीजन दी जा रही है। बेड की प्रॉब्लम थी, क्योंकि बीमारी ही इतनी बड़ी है, लेकिन उसका भी पूरा प्रबंध किया गया। और उसी कड़ी के अंदर आज का ये जो अस्पताल है गुरु तेग बहादुर जी संजीवनी अस्पताल, उनका लाभ लेने से ही संजीवनी मिल जाती है, आदमी वैसे ही ठीक हो जाता है। तो मैं लेडीज ने बोला कि दिखाओ, मैंने उसको किया भी दिया, उसने ये पढ़ा, अब वापिस दे दिया। ठीक है सर। इस मौके पे ये समाज को 500 बेड का हॉस्पिटल दिया है। मैंने ये पूछा ना वो पूछा, आज तक मैंने बोल दिया मैं एनआई से हूँ,
हमारे साथ भी बैठे हुए हैं डीसी से और सभी उच्च अधिकारी सीएमओ ऑफिस से सभी अधिकारी यहाँ पे हैं और पानीपत के सभी अधिकारीगण जो हमारे डीसी साहब है धर्मेंद्र जी उनके नेतृत्व में दिन रात इन्होंने काम करके इसको समयबद्ध तरीके से पूरा किया है। उसके लिए मैं आप सबका पानी प्यास लग रही है। मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप सब लोग यहाँ आए हुए हैं और जो आप इंतजाम देख रहे हैं। अद्भुत है ये, माननीय मुख्यमंत्री जी 26 तारीख को यहाँ आए थे और आज 20 दिन के अंदर अंदर इतना विशाल अस्पताल बना गया। मैं इसके लिए उनको सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का और धर्मेंद्र प्रधान जी का, माननीय अनिल विज जी का और सभी अधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। माननीय महोदय और साथ ही साथ मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय केंद्रीय मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, अन्य तमाम हमारे जो प्रतिनिधि हैं सभी का यहाँ पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अरे पूछेंगे भाई साहब, नहीं बोलेंगे तो कोई बात नहीं, हमारे कौन सा करते बोलेंगे। प्लीज